नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत झा और आप देख रहे हैं TV9 दिल्ली NCR का खास शो। आज हम बात करने वाले हैं हैकिंग के बारे में। 2020 से अब तक गवर्नमेंट ने 138 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। इसके पीछे रीज़न है हैकिंग। तो आज हम बात करेंगे कि हैकिंग क्या होता है, कैसे होता है और कितने प्रकार के होते हैं और स्टूडेंट्स का इस पर क्या कहना है कि कैसे बचे। तो शो शुरू करने से पहले एक गाना हो जाए। कौन गाना गाने वाला है? आकांक्षा, आप सुनाने वाली है? हाँ सर। तो कौन सा गाना सुनाएंगे आप हमें? सर 2-3 गानों का मैशअप है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू हो जाएगा ना, आप हॉट सीट पे आ जाइए। तेरे बिन सांस ना ले मेरे दिन रात, खाली खाली लगते हैं लकीरों वाले हाथ, साथ मेरे चलते चलते हो, साथ मेरे चलते चलते रस्ते न मोड़ी, नैन न जोड़ी किथे नैन न जोड़ी, नैन न जोड़ी किथे नैन न जोड़ी, तेनू वास्ता खुदा दा मेरा दिल ना तोड़ी, नैन न जोड़ी किथे नैन न जोड़ी। तेरी नजरों ने दिल का किया जो असर ये हुआ, अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। अब हम शुरू करते हैं, जानते हैं हैकिंग के बारे में स्टूडेंट्स का क्या सोचना है और वो क्या क्या कदम उठाते हैं इसे रोकने के लिए। आपका नाम? रोहित पांडे। रोहित, आप कुछ बताइए कि किस किस तरह के हैकिंग होते हैं और आप कैसे उससे सुरक्षा पाने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं। देखिए, हैकिंग के लिए बहुत सारे जो हैकर्स हैं वो मॉडर्न तरीके आजमा चुके हैं। जैसे ज़्यादा हम फेमस देखे होंगे कि ये KBC से वो हम लोग के लिए हैकिंग आता है, जिससे व्हाट्सएप पे हम लोग को भेजते हैं। वो लोग कहते हैं कि आपका 1 करोड़ का लॉटरी लगा है, आप हमें 10 लाख दे दो। तो इन सब तरीक़ों से हमें बचना है। हमें अपने OTPs शेयर नहीं करने। सबसे पहली बात तो OTPs जो भी आए फेक कॉलर से हमें शेयर ही नहीं करना है। वो जो किसी भी कीमत पे OTP शेयर नहीं करना है। और बाकी बैंक के कॉल्स, ये सब जो फालतू कॉल्स हैं उन्हें हमें बचना है, उन सब से बात नहीं करनी है, रिसीव भी नहीं करना कॉल, और OTPs तो बिल्कुल नहीं शेयर करनी है। चलिए, आपने बताया। तो कभी लगा आपका लॉटरी? अभी तक कितने लॉटरी लग चुके हैं अब तक? देखिए, लॉटरी तो ऐसे सैकड़ों लग चुके हैं, लेकिन अभी तक पैसे मिले नहीं। पता नहीं कैसे ये लोग लगाते हैं लॉटरी। क्या बोलते हैं, क्या जनाब आपकी लॉटरी लग चुकी है? बिल्कुल ऐसा कहते हैं कि जनाब आप हमें 10 लाख दें, हम आप 1 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे। हम उनसे यही कहते हैं कि आप 10 लाख काट लो और 90 लाख हमें दे दो डायरेक्ट। ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, चलिए, आपका नाम? सानिया वर्मा। सानिया, आप बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा है और कैसे आपने अपने आप को बचाया हैकिंग से? कई बार ऐसा होता है कि स्कैम कॉल्स आते हैं और हैकिंग के लिए भी अलग अलग मॉडर्न नॉन मॉडर्न तरीके इस्तेमाल करते हैं हैकर्स। तो इसके लिए सबसे सही तरीका है कि एक तो अपनी तरफ से सावधानी रखें, हम प्रिकॉशंस रखें। सबसे मेन चीज़ होती है कि जो लिंक्स और मैसेजेस हमको आते हैं उन पे क्लिक ना करें जो कि हम नहीं श्योर हैं कि वो लिंक कहाँ हमें लीड करेगा। तो मेरा था कि मम्मा पे तो सब सुनाते हैं, तो आज कुछ पापा पे भी हो जाए। कौन है दुनिया में जो उस इंसान को पागलों जैसा प्यार नहीं करेगा जिसके रक्त बीज से जन्मा है? हाँ, मैं बात कर रही हूँ पापा की। मम्मा की महिमा तो सबने सुनी है, सबने जानी है। तो आज कुछ नया सुनते हैं कि हमारी ज़िद पूरी करने के लिए आपने कितने दिन ओवर टाइम करके गुजारे, हमारे बचपन की एक मुस्कुराहट जीतने में आपने जीवन के कितने बरस हार दिए, और वो बुखार वाले रात सिर्फ माँ ही जगती थी, और वो बुखार वाले रात सिर्फ माँ ही जगती थी, ऐसा हमें लगता था। फिशिंग के बारे में कौन बताया कि जो फिशिंग जो स्कैम है ये किस तरीके से काम करती है? सर, ये एक बहुत ही क्लेवर तरीके का स्कैम है, क्योंकि इसमें यूज़र को पता ही नहीं चलता कि वो एक्चुअली एक फेक वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल रहा है। सो फॉर एग्जांपल, कोई किसी को अमेज़ॉन का एक लिंक भेजता है और कहता है कि आप एक व्हील स्पिन करिए और आपको आईफोन मिल सकता है, बट वो उस अमेज़ॉन लिंक पे क्लिक करता है, वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस सब कुछ डाल देते हैं उस आईफोन जीतने के लिए, बट उसमें वो एक व्हील रन करके हो जाता है ख़त्म। बट देन व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली कि वो उन्होंने URL में नहीं देखा कि वो एक्चुअली amazon.in की जगह amazon.io था, तो वो एक्चुअली एक फेक वेबसाइट थी। और जो उन स्कैमर्स के पास अब आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चली गई, जिसके थ्रू अब आपको फेक कॉल्स करेंगे और आपके
पर्सनल डिटेल्स का मिसयूज़ कर सकते हैं आपके खिलाफ। तो क्या सुनाएंगे आज आप? तो अब हैकिंग की बात है, तो हमारे जो दिलों को हैक करके रखते हैं श्री कृष्ण। चलिए ठीक है, तालियां बजा दीजिए सब। इनके ऊपर मैंने एक पोइट्री लिखी है जो इनके जन्म से लेकर इनके द्वारका पहुंचने तक की पूरी लीला है। जन्म लिया बंदी गृह में, पहुंच गए फिर नंदगाम, इठलाते माटी खाते बड़े हो रहे नंदलाल। छुटपन से हैं ये बलशाली, असुर अनेकों यूं संहारे। बालकाल में सभी सखा संग, चरा माखन बंसी बजाए। जब सुरेंद्र कहर बरसाए, यानी सुरेंद्र इंद्र, गिरिराज कनिष्ठा पर आप उठाए। गिरिधारी श्याम नाम कहाए, प्रियजन प्रभु तब आप बचाए। प्रेम किया राधा रानी से, जिसे याद रखे सारा संसार। श्याम प्रेम के पावन रंग में, डूबा है सारा संसार। आता ताई मामा कंस, किया राज उसका विध्वंस। कुश्ती में मारा तुमने, मथुरा को तारा तुमने। छोड़ा मथुरा आए द्वारका, हुए पुरी के पालनहार। कृपा द्वारिकाधीश तुम्हारी, याद रखे सारा संसार। पांडव कौरव लाए याचना, प्रभु युद्ध में देना साथ। साथ सत्य का देने को पांडवों को चुना आपने। अर्जुन के खुद बने सारथी, दिया उन्हें गीता का पाठ। हे कृष्ण कन्हैया, हे मुरलीधर, जीवन शिक्षा दी आपने। पुत्र सखा प्रेमी हो अनुपम, राजापति और पिता महान। रास रचाते योगेश्वर भी कहलाते, मार्गदर्शक आप महान। हे कान्हा राधा के कृष्णा, सुदामा मीत यशोदा के लाल। हे मुरलीधर, हे पालनहार, तुम्हें सदा सदा मैं करूँ प्रणाम। तालियां। तो आप में से कोई शायरी भी करता है? तो सुनाइए कुछ शायरी हमें। ना तेरे साथ रहना है ना तेरे बिन रहना है, हाँ ना तेरे साथ रहना है ना तेरे बिन रहना है। जताना भी नहीं है और प्यार भी करना है। चलिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा कोई और शायरी सुनाना चाहेगा? बरसे है कयामत कोई, आँखों ने फिर कहना बंद कर दिया। जैसे कोई शिकायत हुई, अब हाल ए दिल तुम्हारे सामने है। बताओ इस दिल को कहाँ ले जाऊँ, जब तेरी ही आदत हुई, जब तेरी ही आदत हुई। बहुत बहुत बढ़िया। और कोई जो हमें सुनाना चाहेगा अपनी शायरी? तो चलिए, अभी हमने बात की फ़िशिंग के बारे में, कार्डिंग के बारे में, एटीएम स्कैम के बारे में। पेटीएम स्कैम किसी के साथ अभी तक हुआ या किसी के पास कॉल आई पेटीएम स्कैम के लिए? आपका नाम? सर कशिश अग्रवाल। बताइए कैसे आपके जो पेटीएम स्कैम आपके साथ होने वाला था? सर मेरे पास कॉल आया था कि मतलब आपके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, तो मतलब एक लिंक भेज रहे हैं आपको, वो लिंक का नंबर हमें बताना है। मैं कहा उस समय तक मेरे पास मेरा अकाउंट नहीं था, तो मैं कहा मतलब मेरा जो पापा का नंबर मेरे फ़ोन में चल रहा था, तो मैं कहा मेरा अकाउंट नहीं है। तो उस चीज़ से मैं बच गई थी, क्योंकि मैंने बोल दिया था मेरे पास अकाउंट नहीं है दस में। अच्छा, किसी के साथ ये फ़ोन वेरिफिकेशन वाला स्कैम हुआ अभी तक, या कॉल आया फ़ोन वेरिफिकेशन? क्या क्या OTP के लिए आता है। क्या आता है OTP? सर कॉल करके वो बोलते हैं कि OTP भी आपको, आपके नंबर पे एक OTP आया, वो OTP आप हमें बताइए, जिसकी वजह से मैं आपके बैंक में इतने ट्रांसफ़र कर देंगे, या गलती से हमारे पैसे आपके बैंक में चले गए हैं, तो आप प्लीज़ इस लिंक के थ्रू हमें वापस कर दीजिए वो पैसे। कितने नंबर्स थे वो, क्या कितने पैसे थे? सब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते, कभी कभी 60,000 ऐसे, 20,000 ऐसे। पहले तो 5-10 हज़ार देकर भी कुछ लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ज़्यादा अभी ये स्कैम और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है नंबर्स में। अच्छा, लोन स्कैम ये भी बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग है। लोन स्कैम है वो किसी के साथ, जैसे लोन स्कैम का कॉल आया हो? सर ये मेरे पापा के साथ हुआ था कि मतलब वो ऐसे ही कॉल किए थे पूछने के लिए लोन के बारे में, और सडनली मतलब उनको बहुत ज़्यादा कॉल आने लगे। लेकिन फिर पापा को वो चीज़ें सही नहीं लगी। जब वो मेन एटीएम में मतलब बैंक में गए SBI में, तो फिर पता चलता है कि वहाँ से कोई कॉल ही नहीं किया गया था, ये फेक था। मैम आप कुछ कहना चाहती है इस बारे में? तो डिजिटल लोन इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, और मुझे पता चला कि एक दिन कॉल के जरिए मुझे संपर्क किया गया कि मेरे किसी रिलेटिव ने लोन लिया है और उसमें मेरे को ऐड किया गया है। तो मैंने कहा मैंने तो कभी भी किसी के लिए कॉन्फर्मेशन नहीं दी है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये डिजिटल लोन होता है, हम बात नहीं करते हैं, बट हम कंफर्म कर देते हैं। तो आप अपने रिलेटिव्स के लोन उन्होंने पूरा नहीं चुकाया है, तो आपको बात करनी होगी। तो दैट वाज अ स्कैम थिंग। आई कनेक्टेड विद द पर्सन, बट कुछ ऐसा था नहीं, कोई लोन इशू नहीं किया गया था। तो आई थिंक आजकल लोग टेक स्मार्ट हो गए हैं और नए नए तरीके ढूंढते हैं पैसे बनाने के और लोगों को फंसाने के। थैंक यू।
अच्छा, अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने 138 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। आपको लगता है कि वो वाकई में कर रहे थे, स्कैम कुछ कर रहे थे, या सिर्फ उन्हें टारगेट किया गया है? देखिए बिल्कुल टारगेट तो वो कर ही रहे थे, चूँकि वो डेटास कलेक्ट कर रहे थे, और बैन करना बिल्कुल सही था, जिसमें हालांकि टिकटॉक भी बैन किया गया जिससे बहुत लोगों का वो भी हुआ, बट बैन करना वो बिल्कुल सही था, क्योंकि वो क्लियरली लग रहा था कि वो जिसमें डेटास की नीड्स भी नहीं होती थी उसमें भी वो लोग डेटास मांग लेते थे, जिसमें फ़ोन नंबर्स और SMS की नीड्स भी नहीं होती थी, फिर भी वो लोग हर एक ऐप्स में लेते थे। तो वो गवर्नमेंट का सही स्टेप था चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का। सब बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ शॉपिंग ऐप्स थे जो कि बहुत ज़्यादा स्कैम करते थे प्रोडक्ट्स को लेके। वो दिखाते कुछ और प्रोडक्ट थे, देते कुछ और प्रोडक्ट थे, और ऐसे बहुत सारे स्कैम्स वो सारे ऐप्स कर रहे थे। इस वजह से सही हुआ सर अगर वो बैन हो गए तो बेसिकली हैकिंग मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके पैसे लूट लेना, ये सब। हैकिंग इज़ अ टर्म जब आपके अनुमति के अगेंस्ट में जाके आपका कोई भी प्राइवेसी हैम्पर कर रहा है या फिर प्राइवेसी के अंदर घुस रहा है विदाउट योर परमिशन। तो ये सारे ऐप्स जैसे टिकटॉक हो गए, जितने भी अदर ऐप्स VLC मीडिया तक हो गए, तो ये सब ऐप्स जो बैन किए गए थे, ये लोग क्या करते थे विदाउट एनी रीज़न, जो उनका नीड भी नहीं था, विदाउट एनी परमिशन वो चीज़ें हैंडल कर रहे थे। एंड अगर आपको उस ऐप का यूज़र बनना है, अगर आपको उसका इंटरफेस यूज़ करना है, यूज़र बेस पे आना है, तो आपको उसका परमिशन देना पड़ेगा यूज़ करने के लिए। तो आप एट द एंड ऑफ द डे आपका प्राइवेसी ये सब हैम्पर कर रहा है। एंड इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि विदाउट एनी रीज़न अगर आप टिकटॉक यूज़र हो तो टिकटॉक को कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए आपका कॉन्टैक्ट्स में क्या है, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या है, या फिर आपके अदर ऐप्स में क्या यूसेज है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही वाइटल एक प्राइवेसी के अंदर आता है एक यूज़र बेस का, जो आई गेस कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को हमें नहीं देना चाहिए। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन किया है। बट वो ऐप पे ना मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल भी मांग रहे थे मेरे फेसबुक का जो भी पोस्ट करते या कमेंट होता है या मैसेजिंग होता वो मांग रहे थे, फिर इंस्टा का भी पासवर्ड एंड ऑल ये सब मांग रहे थे। तो उनको क्या नीड है, अगर उनको मेरे से कांटेक्ट करना तो मेरी ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ओवर हो गया था सर, तो फिर मैंने उसे डिलीट कर दिया। और सर ऐसी एक टॉर्च ऐप है जो आपके कैमरा का एक्सेस मांगता है, बट एक टॉर्च ऐप को आपके कैमरा या फिर आपके माइक्रोफोन की एक्सेस क्यों ज़रूरत होगी? ऑब्वियसली टू कलेक्ट योर डेटा। तो मालवेयर, स्पाईवेयर, ये सबसे क्या होता है, आपके पास कोई डेटा है, ये डेटा खुद ब खुद अपने आप को मल्टीप्लाई करके उस कंप्यूटर में लोड होते जाते हैं। इससे आपके सिस्टम भी स्लो होते हैं, पहली बात। एंड दूसरी बात, ये डेटास कहीं भी लोड हो सकते हैं। एंड आपके जो वायरल फाइल्स होते हैं, मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हो, उन सब का एक्सेस दे देता है। एंड सबसे बड़ा चीज़, इनको अगर आपको कंप्यूटर से या फिर आपका कोई भी PC वगैरह से आपको अगर निकालना है तो आपको पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट करना है, नहीं तो वो एप्लीकेशन आपके PC को करप्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना है तो आपको मालवेयर, स्पाईवेयर या फिर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से दूर रहना चाहिए। स्कैम से ये होता है कि जैसे कि आप शॉपिंग करते हैं तो आपको कॉल आएगा कि आपका मतलब आपका नंबर, आप लॉटरी जीते हैं, आपको कार मिलेगा, आप अपना मुझे डिटेल दीजिए। तो ऐसा स्कैम होता है कि कहेंगे कि आपका नंबर जीते हैं, तो ये भी स्कैम है, नहीं शेयर करना। हाँ सर, मेरे साथ मेरे ही एक फ्रेंड का ने ये चीज़ फेस किया था। ये OLX इज़ वन ऑफ द मीन्स रिलायबल हम लोग शॉपिंग वेबसाइट बोल सकते हैं, जहाँ पे हम लोग सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो ये बेसिकली उसका एक कैमरा के साथ हुआ था। तो समवन वाज सेलिंग देयर कैमरा OLX पे, तो उन्होंने कैमरा देख के उनको लगा कि बहुत कम दाम में मिल रहा है, चलो अप्लाई करते हैं, क्योंकि सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स बहुत सारी जगह में कम दाम में मिलते हैं। बट व्हेन ही अप्लाइड फॉर दैट, जब उसने पैसा भेजा तो फर्स्ट चीज़ उनको चाहिए कि आपको वो, अगर मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ, मुझे मुंबई का कोई प्रोडक्ट पसंद आया OLX पे, तो मैं उधर जाके विजिट नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। तो वो वीडियो कॉल में दिखा भी देते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं भेज रहा हूँ। तो उनसे आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट ले लेते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज ले लेते हैं, ऐसे बहुत कुछ 4-5 हज़ार आपसे ले लेते हैं। उसके बाद आपको पता चलता है कि ये कुछ नहीं है, एक टोटल स्कैम है। एंड जो नंबर इवन की OLX पे दिखा रहा है, ये उसके बाद जो फोटोज़ दिखा रहे हैं वो सब कुछ फेक है। तो ऐसे बहुत सारे शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, उनको प्राइवेसी देखना चाहिए कि जो यूज़र जो दिखा रहा है वो सच में वो प्लेटफॉर्म में जो पोर्ट्रे कर रहे हैं सच में वो है कि नहीं है। रिसेंटली हमने देखा कि OLX या फेसबुक पे एक आर्मी मैन होता है, अपना स्कूटी डालता है और कहता है कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ और मुझे ये बेचना है, तो आप जो भी लेना चाहते हैं ये अमाउंट है आप मुझे दे दीजिए और मैं आपके घर पे आके ये भेज देता हूँ। किसी के साथ ऐसा हुआ कि ये आर्मी मैन वाला स्कैम? ये सर फेसबुक जो पेजेस होते हैं इनमें बहुत सारे दिखाए जाते हैं कि एक्सप्लोर पेजेस में आपके पास फीड में आ जाएगा कि किसी को कैमरा दे रहा है, किसी को स्कूटी दे रहा है, किसी को फ्रिज देना है। तो द थिंग इज़, आप जब तक कोई भी चीज़ अपने हाथों में आपको नहीं मिल जाता है, स्पेशली जो अनरिलायबल सोर्सेज है उनको आपको पे नहीं करना है। आपको अगर लेना ही है तो कैश ऑन डिलीवरी अप्लाई कीजिए। एंड स्पेसिफिकली इन सारे वेबसाइट्स में जहाँ पे आपको कोई रिलायबिलिटी नहीं है, उधर अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी COD ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो 99% चांसेस है इट्स अ फेक।
इट्स अ फेक थिंग। सर इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आप जो भी मैसेज आता है या कोई भी अगर अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उस मैसेज को टाइम दे, थोड़ा पढ़ें, उसके बाद और ऐसे किसी भी साइट से ऐप्स इंस्टॉल ना करें। प्ले स्टोर जो है वो सेफ साइट से इंस्टॉल करें। इन सब बातों का ध्यान रखें और जैसे OTP ये सब अपना CVV नंबर किसी के साथ शेयर ना करें जो ATM का होता है। सर एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, अभी स्कैम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि मतलब SBI बैंक में जो भी न्यू अकाउंट खुलवाते हैं उनके साथ क्या होता है कि उनको कॉल किया जाता है और यही बोला जाता है कि मैम आपके अकाउंट में मैंने इतने पैसे दे दिए या मेरे गलती से पैसे चले गए हैं तो आप प्लीज़ मेरे पैसे रिटर्न कर दो, या ये सब चीज़ें। तो अगर कभी किसी के साथ ये चीज़ें होती है, ऐसा कॉल आता है, तो जो नेक्स्ट पर्सन उनको यही बोलिए कि आप बैंक से कांटेक्ट करें, आप उसमें कुछ ना पैसे दें या कुछ भी वैसे चीज़ें ना करें। सर अननोन नंबर को रिसीव करने से बचें। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई सिम आपको इम्पोर्टेंट है जिससे बैंक से लिंक है तो वो सिम बंद ना रखें। ये बहुत ज़रूरी है। यस सर, ये ज़रूरी है। क्वेश्चन हुआ कि हम कैसे बच सकते हैं, बट डोंट यू थिंक कि इन सब में एक कॉमन चीज़ है, वो है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो प्लेटफॉर्म्स को भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। जहाँ पर वो सेलर्स और बायर को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वहाँ पर उनको भी तो ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें बेची जा रही हैं वो कहाँ से कोई रजिस्टर्ड फर्म है या नहीं, क्या वहाँ पे डिलीवरी कॉशंस है या नहीं। और एक और टिप भी देना चाहेंगे, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो रिव्यूज़ कॉलम में ज़रूर एक बार गो थ्रू करके जांचें। आपको क्वालिटी, कंसर्न्स, साइजेस जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वहाँ पर ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिल जाएंगे। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जो हेल्प कर सकते हैं कॉमन कस्टमर को ई स्कैम से बचने के लिए। हाँ सर, जहाँ पे प्रोटेक्टिव मेजर्स का बात हो रहा है, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हम लोगों को हैकिंग वगैरह से बचाता है, दैट्स एन एंटीवायरस। बट लीगली अभी कुछ दिन से नया एक स्कैम चालू हुआ है कि आपको एंटीवायरस कंपनी से कॉल आता है कि आपका एंटीवायरस जो है 365 डेज़ ख़त्म हो गया एंड आप रिन्यू कीजिए। तो आप वो सेल्फ रिन्यू नहीं कर सकते, आपको कंपनी को वेरीफाई करवा के अपना स्क्रीन दिखा के उसको रिन्यू करना होता है, जैसे कोई टीम व्यूअर वगैरह एप्लीकेशन से। तो सर आपको उधर एक चीज़ आपको जानना है कि जब आप टीम व्यूअर से या फिर कोई भी ऐसे वेबसाइट से पे कर रहे हो जहाँ पे आपके स्क्रीन कास्ट हो रहा है, तो उधर आपको पेमेंट ऑनलाइन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपका OTP भी उधर ही आएगा जहाँ पे आपके बैंक डिटेल्स दिख रहा है। तो सो बी कॉन्शियस ऑन दैट। एंड जहाँ तक बात है हैकिंग से बचना कैसे है, टू बी ऑनेस्ट पायरेटेड ऐप्स नहीं यूज़ करो, क्योंकि पायरेटेड ऐप्स में जंक फाइल्स भरे रहते हैं। एंड कोई भी चीज़ें जो क्रैक्ड हो, जो ऑफिशियल सोर्स से ना आए, वैसा कुछ ना ही यूज़ करो तो बेहतर है। तो कॉलेज कैंटीनों ने बात की कि कितने तरह के स्कैम होते हैं, कितने तरह के हैकिंग होते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। इस शो को ख़त्म करने से पहले हम आपको एक प्यारी सी कविता सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप TV9 दिल्ली NCR को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इस शो की आखिरी कविता हम सुनते हैं। जहाँ हंसने के लिए किसी नोटिफिकेशन या सोशल मीडिया ऐप या किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती, अपने भाई बहन की लड़ाई देख कर ही हंसी आ जाती है। जहाँ वाह क्या खाना है बोलने के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में नहीं जाना पड़ता, मम्मा के हाथ का दाल चावल ही काफ़ी होता है दिल खुश करने के लिए। जहाँ कभी अकेला फील नहीं होता, हाँ वो जगह मेरा घर है। शायद ये बातें घर से जाने के बाद ही समझ आती हैं, जब फेस्टिवल्स पर कुछ दिनों की छुट्टी पर घर आना पड़ता है, जब घर पर फ़ोन करने के लिए टाइम देखना पड़ता है, जब बहुत रोना आए और साथ में मम्मी नहीं होती तब बहुत याद आता है। तब सही में मुझे अपना घर बहुत याद आता है। थैंक यू। कॉलेज कैंटीन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉलेज में भी TV9 दिल्ली NCR की टीम आए तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।